नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं शुभम परगई आपके लिए लाया हूँ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पिछले दो सेट आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम कम से कम 1000 एमसीक्यू करेंगे और जो इसकी पीडीएफ है आप सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो अल्ट्रा स्टडी नाम से है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम एसएससी एग्जाम, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे के एग्जाम, ग्रुप डी और एनटीपीसी को मद्देनजर रखते हुए ये प्रेजेंटेशन तैयार करी है। यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम कवर करे जा रहे हैं, जहाँ पे भी साइंस और जी के आती है, जहाँ हम कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ सब चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, साथ में डिटेल पढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं लेक्चर शुभम परगई के साथ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोका ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन है 269 बीसी, 261 बीसी, 259 बीसी या 251 बीसी। तो मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से इनने स्थापना करी मौर्य साम्राज्य की? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, ये सब तीनों एक ही नाम है, जिन्हें अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंदा को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक। अशोक के बारे में कहा जाता है उन्होंने सिंहासन के लिए अपने 99 भाइयों को मारा था। ठीक है, ठीक। अशोका अशोका मौर्य सॉरी मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 बीसी से 398 बीसी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? विष्णुगुप्त की सहायता से। अशोका के कार्यकाल की बात करते हैं तो 273 बीसी से 232 बीसी। कब? 273 बीसी से 2 बीसी से 232 बीसी अशोका कार्यकाल। और कलिंगा वॉर हुई थी 261 बीसी में। कितने में? 261 बीसी में कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर के बाद अशोका का धर्म परिवर्तन हुआ, क्योंकि कलिंगा वॉर में बहुत मारकाट हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी बैरी घोष से धर्म घोष में कन्वर्ट कर दी थी। और वो उनने कौन सा धर्म अपनाया था? बुद्धिज्म। किसके द्वारा? उपगुप्त द्वारा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब मापी की रीडिंग अचानक गिर जाती है, इसका मतलब मौसम कैसा होगा? तो हम वायुमंडलीय दाब को किससे मेजर करते हैं? वायुमंडलीय दाब को हम मेजर करते हैं, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर या वायुदाब एक यंत्र है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। ठीक है, वायुमंडल को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा और पारे का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बैरोमीटर का आविष्कार किसने करा था? टोरिसिली ने करा था। पर इसको जो बैरोमीटर बनाया था किसने बनाया था? आविष्कार टोरिसिली ने करा था, बनाया था 14 ने। ठीक है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। आविष्कार बैरोमीटर और बनाया था बैरोमीटर को 14 ने। अगर बैरोमीटर की रीडिंग एकदम नीचे आ रही है तो इसका मतलब क्या है? तूफान होगा। और एकदम धीरे धीरे नीचे आ रही है तो क्या होगा? मौसम। इसका मतलब है कि बारिश हो सकती है। अगर धीरे धीरे ऊपर जा रही है इसका मतलब है मौसम साफ होगा। ठीक है, जो आपको यहाँ पे मैंने रिटर्न पे दे रखा है, ये सब हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ये इनके समाधि स्थल दे रखे हैं और ये व्यक्ति का नाम दे रखा है जिसके समाधि स्थल, और इसमें से लिखा है कि कौन सा सही है। तो वीरभूमि किसकी है? वीरभूमि राजीव गांधी जी की है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो सही है। किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह जी का है किसान घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का, ये भी सही है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए थे? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है, क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? बी। अब देख लेते हैं कुछ समाधि स्थल के बारे में देख लेते हैं। राजघाट महात्मा गांधी जी का, विजय घाट, राजघाट तो हमें याद ही है महात्मा गांधी जी का, जहाँ पे मोदी जी जाते रहते हैं 2 अक्टूबर को, इस बार भी जाएंगे। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का। बहादुर लोग क्या होते हैं? विजयी होते हैं। ठीक है,
किसान घाट, किसान नेता तो अपने चौधरी चरण सिंह जी थे। उसके बाद वीर भूमि, राजीव गांधी जी। अब याद कैसे करेंगे, क्योंकि राजीव गांधी जी वीर थे, तभी तो उनकी हत्या करवा दी थी, वीर लोगों को मरवा दिया जाता है। ठीक है। महाप्रियाण, महाप्रियाण क्या है? ये है महाप्रियाण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। कहाँ कहाँ है ये? बिहार के पटना में। महाप्रियाण कहाँ है? बिहार के पटना में, और ये सारे ऊपर के दिल्ली में है। ठीक है। नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा, ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा, मध्य प्रदेश। शांतिवन, नेहरू जी। शांति प्रिय लोग थे, चाहे कोई कुछ करे देश के लिए, कोई दिक्कत नहीं। नेहरू जी शांति प्रिय थे। और शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी जी। तो ये दोनों दिल्ली में है। ठीक है, ऊपर के चार और ये दोनों दिल्ली में है। महाप्रियाण पटना में है, और नारायण घाट मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को कहते हैं मेंटल कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, कोर कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के लेयर की बात, सबसे ऊपरी को क्रस्ट कहेंगे, फिर अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, इनर कोर। अब क्या होता है, जैसे ये अर्थ की लेयर है, अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे, ये ठीक है, ये हो गया क्रस्ट। उसके बाद ये हो गया अपर मेंटल। अपर मेंटल में यहाँ पे एक लेयर होती है। ठीक है, क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। इस लेयर को कहते हैं एथिस्नोस्फेयर। और ये वाली अपर मेंटल का अपर पार्ट और क्रस्ट का पार्ट मिलकर बनाती है लिथोस्फीयर। ये होगी लिथोस्फीयर। और ये अपर मेंटल का पार्ट और लोअर मेंटल का पार्ट मिलकर बनाता है मीसोस्फीयर। ठीक है। और ये दो कोर मिला के बैरोस्फीयर 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 बनाता है। ठीक है। तो अगर ये ऊपर की बात करेंगे, क्रस्ट क्रस्ट और अपर मेंटल को ऊपर वाला भाग मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। फिर एथिस्नोस्फीयर आएगा, फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल मिलकर मीसोस्फीयर बनाएगा, फिर बैरोस्फीयर बनाएगा, दोनों कोर मिलकर। ठीक है। तो सबसे ऊपरी लेयर की बात करेंगे, यहाँ पर सिंपल रहता है क्वेश्चन है क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट सबसे ऊपरी लेयर होती है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और चीज क्लियर कर देते हैं, पृथ्वी की अर्थ में कौन सी चीज सबसे ज्यादा है? अगर बात करता है एंटायर अर्थ में, ऑल पूरे अर्थ में, ऑल अर्थ में, और अर्थ की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या है? आयरन। फिर क्या है? ऑक्सीजन। फिर क्या है? फिर क्या है? आयरन है, ऑक्सीजन है, फिर है सिलिकॉन, फिर है मैग्नीशियम। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, मैग्नीशियम। तो आयरन कितने परसेंट है पूरे अर्थ में? 32%। ऑक्सीजन भी 30%, 3.1 है, 3.1%। ये 3.2%। ठीक है। आयरन 32%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%। इनको 15.1 है तो 15 ही याद कर लीजिएगा। मैग्नीशियम है, इसे 14 याद कर लो, क्योंकि मैग्नीशियम 13.9 है, 14%। ठीक है। ये तो हो गया पूरे अर्थ की बात करें हम, पूरे अर्थ। ठीक है, ये पूरे अगर बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे, अगर क्रस्ट की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगी। फिर होगा सिलिकॉन। ठीक है। फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन। एल्युमिनियम और आयरन। ऑक्सीजन क्या होती है इसमें? लगभग 50%, 49.5% ऑक्सीजन होगी। फिर 25% सिलिकॉन, 25% सिलिकॉन। फिर 7.5% एल्युमिनियम, और 4.7% आयरन। ठीक है। अगर पूरे अर्थ की बात करें, एंटायर अर्थ में बात करेंगे, तो आयरन होगा 32%, और फिर आयरन के बाद ऑक्सीजन होगा 30%, सिलिकॉन होगा 15%, और मैग्नीशियम होगा 14%। अगर हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की, तो
ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगी 49.5%, फिर होगा सिलिकॉन 25%, फिर होगा एल्युमिनियम 7.5%, फिर होगा आयरन 4.7%। और हमारे वायुमंडल की एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, कितनी 78%, फिर ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फिर आर्गन, ठीक है। ये ऐसे चलता है। होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए बी रक्त ग्रुप वाला एक व्यक्ति क्या कर सकता है? ए और ओ को रक्त वर्ग वाले को रक्त दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए ये है, सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, या किसी भी वर्ग को रक्त लेता है, और चौथा है न तो सार्वभौमिक दाता होता है, न ही सार्वभौमिक प्राप्त करता। आराम से देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर ने करी थी, ठीक है। ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, अगर ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी होता है। क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी। अगर ब्लड ग्रुप ए, कितने ब्लड ग्रुप हैं? 4, ए बी, ए बी और ओ, 4 होते हैं। इनमें क्या होता है? एंटीजन प्रोटीन होते हैं, एंटीजन। ये क्या होते हैं? एंटीजन, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन पाया जाएगा, बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन पाया जाएगा, ठीक है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो ए बी एंटीजन पाया जाएगा, ठीक है। और एंटीबॉडी की बात करेंगे, ए में, बी में, ए बी में और ओ में। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसका अपोजिट एंटीबॉडी पाई जाएगी, तो इसको स्मॉल से शो करते हैं एंटीबॉडी को, इसको कहेंगे बी। और बी में क्या एंटीजन पाएगा? अगर ब्लड ग्रुप बी है तो ए एंटीबॉडी पाई जाएगी। और ए बी में क्या पाया जाएगा? ओ, वो एंटीजन पाया जाएगा। और जिसका ए बी ओ ब्लड ग्रुप है उसमें नो एंटीजन, ठीक है। एक्सेप्टर, और फिर ये किसको डोनेट कर सकता है और किससे एक्सेप्ट कर सकता है। और सार्वभौमिक एक्सेप्टर और सार्वभौमिक डोनर क्या होता है? जो सार्वभौमिक एक्सेप्टर होता है वो सबका, सार्वभौमिक एक्सेप्टर होता है सबसे ब्लड ले सकता है, और सार्वभौमिक डोनर होता है सबको ब्लड दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? कौन होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है अमिताभ बच्चन, सॉरी ओ ब्लड ग्रुप ओ। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है? अमिताभ बच्चन, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी ब्लड ग्रुप। इसे दिमाग में कैसे देंगे? अमिताभ बच्चन जी सबका प्यार ले सकते हैं, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है। अगर ए ब्लड ग्रुप वाला किस किस को डोनेट करेगा भाई? किस किस को देगा? एक तो उसको देगा जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो, ए बी। एक तो अपने ब्लड ग्रुप वाले को दे, ए को देगा, और फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर को देगा, ए बी को, ठीक है। बी वाला एक बी को देगा और एक ए बी को देगा। ए बी वाला किसको देगा? ए बी को ही देगा। और ओ वाला ऑल को देगा, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। और एक्सेप्ट किस, अगर ए ब्लड ग्रुप वाला एक्सेप्ट किसका करेगा? एक अपना करेगा और यूनिवर्सल डोनर का करेगा, ओ का। बी वाला एक बी का करेगा और यूनिवर्सल डोनर ओ का करेगा। ए बी वाला सब ऑल का करेगा, क्योंकि ए बी वाला किसका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, और ओ वाला सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप का लेगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अगर चीज़ें समझ में आनी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ए बी और ऑप्शन है, ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले वाले को रक्त दे सकता है, ए बी और ओ, ए बी ब्लड ग्रुप वाला नहीं। ऑप्शन नंबर पहला तो गलत है। सार्वभौमिक रक्तदाता है? सार्वभौमिक रक्तदाता नहीं है, सार्वभौमिक एक्सेप्टर है। क्या है? किसी वर्ग से रक्त ले सकता, हाँ ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही, बी सी वाला सही हुआ। न तो सार्वभौमिक दाता है, और चलो ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 है, ठीक है। मतलब एटम विद 11 प्रोटॉन एंड 11 न्यूट्रॉन। परमाणु क्या होता है? परमाणु के बीच में नाभिक होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं।
यहाँ पे नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन। और एटम, परमाणु क्या होता है, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। तो मतलब जितने प्रोटॉन में चार्ज होते हैं, प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में नो, कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। और किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, अगर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसकी परमाणु संख्या होगी, तो उसे एटॉमिक नंबर उतने होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। एटॉमिक नंबर क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या, या उसे और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अगर अगर मास मास नंबर की बात करें, एटॉमिक मास की बात करेंगे, वो क्या होगा, एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है। अगला देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होती है, होनी चाहिए। तो 25 साल, 30 साल और 25, 30, 35 और 18। 18 साल की क्या होती है, 18 साल हमारी वोटिंग की एज होती है। तो हम इसे देख लेते हैं, लिस्ट दे रखी है एक, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये तीनों की एज क्या होती है, 35 ईयर। तो हम इनको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, सुपर मैच्योर, सुपर मैच्योर पर्सन कैटेगरी में रखते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो सुपर मैच्योर की होती है 35 ईयर। ठीक है। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा की 30 होती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की होती है 30। ठीक है। तो ये तो क्या आते हैं, अपर हाउस होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा और विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहते हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होते हैं, विधानसभा। ये क्या होते हैं, उसके बाद थोड़ा मेच्योर, ये मतलब ये भी मेच्योर होते हैं, सुपर मेच्योर के बाद मेच्योर आएंगे। तो मेच्योर की एज होगी 30 साल। ठीक है। फिर उसके बाद आते प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, लोकसभा और चीफ मिनिस्टर और एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा। तो ये लोअर हाउस होता है स्टेट का। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आता है, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से आता है। तो प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर और एमएलए तीनों एक कैटेगरी में आएंगे। और ये लोग लड़ते रहते हैं, कभी देखा होगा ना संसद में, ये लोग लड़ते रहते हैं, लोग अपर हाउस कभी हंगामा नहीं मचाता। ये होता है, ये होते हैं कम मेच्योर, इनकी एज होनी चाहिए 25 साल। ठीक है। और लास्ट में सरपंच की 21 ईयर। थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। हमारा जो स्टेट है, इंडिया है, बाई कैमरल है। एक हो गया स्टेट, एक होता है स्टेट होता है, दूसरा होता है सेंटर। स्टेट में, सेंटर में क्या होता है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस। ये हो गया सेंटर की बात। स्टेट में क्या होता है, गवर्नर होता है प्रेसिडेंट की जगह, राज्यसभा की जगह विधानसभा, मैम लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद, और विधानसभा होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, ये होती है लोअर हाउस। तो ये स्टेट का हो गया, ये सेंटर का। तो इसमें अपर हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा अपर हाउस है, इनकी एज होती है 30 साल। ठीक है। इनकी एज होती है 30 साल। और गवर्नर और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तीनों सबसे टॉप में रहते हैं, उनकी एज होती है 35 साल। वो सुपर मैच्योर की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद जो लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनकी एज होती है 25 साल। जो हमारे लोकसभा में वो आ जाते हैं, कौन, लोकसभा में
प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते हैं। और एज की वोटिंग एज 18 होती है और सरपंच की एज 21 होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कौन सा दर्पण वाहन में पक्षदर्शी दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है? बैक व्यू मिरर के रूप में किस मिरर का यूज करते हैं? तो हम अगर बात करते हैं, हमारे पास मिरर की बात करेंगे। मिरर दो होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव मतलब केव मतलब गुफा। तो ये वाला मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव, जिसकी वाली सरफेस रिफ्लेक्टिव हो, ये वाली सरफेस। और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसे कहते हैं अवतल और इसे कहेंगे उत्तल। अगर हमने सिंपल अवतल दर्पण दर्पण के बारे में बात करते हैं तो अवतल दर्पण हमेशा उल्टी इमेज बनाता है। सिर्फ एक कंडीशन में सीधी इमेज बनाता है, उल्टी एज, और एक कंडीशन वो सीधी बनाता है पर जब सेंटर पे चीज, फोकस पे चीज रखी हो, और वो भी यहाँ बनेगा पीछे, और वो बड़ी बनाता है। तो हम सोच सकते हैं कि बड़ी इमेज हम यूज नहीं कर सकते। वैक्यूम मिरर में हमेशा छोटी इमेज बनती है। तो सिंपल सा पहला ऑप्शन हम अवतल दर्पण का तो काट ही देते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण हट गया तो बात क्या आएगी? उत्तल। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं वैक्यूम मिरर में। बस यही याद रखना कि अगर मिरर के इमेज की बात आई तो जो अवतल होता है वो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा और बड़ा एक कंडीशन बनाएगा। ठीक है, और बड़ा बनाएगा, उल्टा और बड़ा बनेगा। और जो रियल रियल बनाएगा और जो सीधा बनाएगा, सीधा बनाता है उत्तल, और छोटा बना सीधा और छोटा बनाता है उत्तल। तो हमेशा उत्तल ही आंसर होता है अगर वैक्यूम मिरर की बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगर आप इसमें एक डिटेल वीडियो अगर चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं इसमें भी एक मिरर कॉन्सेप्ट पे, मतलब लेंस मिरर पे, लाइट्स पे एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ब्रेन किसे कहते हैं? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जिसका प्रयोग क्या किया जाता है? डाटा को लेता है, फिर को प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। यहाँ से इनपुट लेगा, फिर ये पूरा प्रोसेस करेगा। ये प्रोसेस का काम क्या होता है? ये पूरा सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है, इसे सीपीयू कहते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है, फिर आउटपुट देता है। तो ये सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन। आंसर नंबर ए, ये आंसर हो गया ए, सही ऑप्शन हो गया। सीयू कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और अनटरप्टेड पावर सप्लाई। इनपुट डिवाइस क्या होती है? जो हमसे डाटा लेती है, जैसे माउस हो गया, स्कैनर हो गया, क्या हो गया, और माइक हो गया, कीबोर्ड हो गया। ये इनपुट हो गया। आउटपुट में क्या आएंगे? जो आउटपुट देते हैं। स्कैनर भी क्या है? स्कैनर भी इनपुट है। ठीक है, बताया। प्रिंटर हो गया, आउटपुट में क्या आएगा? प्रिंटर आउटपुट देता है। स्क्रीन होगी, मॉनिटर बोलेंगे जिसे। और क्या होगा? और क्या? स्पीकर हो गए, हेडफोन हो गए। ठीक है, हेडफोन में अगर माइक की बात करेंगे वो इनपुट होगा, और जो स्पीकर होंगे आउटपुट होंगे। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी कुछ। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये है लास्ट क्वेश्चन। आग में लोहे की रॉड का गर्म होने का कारण है। आग में लोहे की रॉड के गर्म होने का कारण ऊष्मा का संवहन, कंडक्शन, ऊष्मा का संवहन, कन्वेंशन, ऊष्मा का संचरण, कंडेंसन, और ऊष्मा का विकिरण, रेडिएशन। तो अगर हम बात करते हैं, जब हीट ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर 3 मेथड हुए, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। हम बात करते हैं सबसे कन्वेक्शन की। अगर हम एक भगोना है ये, इसमें जब हम पानी गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है? ये नीचे की लेयर अगर गर्म होती है वो हल्की होकर ऊपर चले जाते हो, डेंसिटी कम हो जाती है, वॉल्यूम। अगर यहाँ से क्या होता है? ये चीजें गर्म होंगी, ये पार्टिकल गर्म होंगे, हल्के हो जाएंगे, हल्के ऊपर ऊपर चले जाएंगे। फिर ऊपर जो भारी पार्टिकल हैं, क्योंकि वो ठंडे होंगे, भारी होंगे, वो नीचे आ जाएंगे। ऐसी ये चीजें चलती है, इसे कन्वेक्शन कहते हैं, जिसे संवहन कहेंगे। इसे कन्वेक्शन कहेंगे और जिसे संवहन कहेंगे। ठीक है, हिंदी में ये हो गया। जब कोई चीज लिक्विड चीज उबलती है उसमें ज्यादातर ये प्रयोग होता है। और जब बात करते हैं हम कंडक्शन की, कंडक्शन कहाँ होता है? लोहे पे। लोहे पे क्या होता है? जब कोई लोहे का, हमने सॉलिड चीज देखी होती है, लोहे के मतलब सॉलिड चीज, उनमें क्या होता है?
जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अंतर आणविक बल होता है, बहुत ज्यादा होता है, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बॉन्ड से चिपके होते हैं। तो जब ये एरिया गर्म होता है, यहाँ पे जैसे ये गर्म हो रहा है, यहाँ पे गर्म होगा तो ये अपनी एनर्जी इस कण को ट्रांसफर करेगा, फिर ये इसको ऐसे 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 एनर्जी ट्रांसफर के थ्रू गर्म होते हैं, तो इसको भी कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, ऐसे एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, अपने मूवमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था, संवहन में मूवमेंट हो रहा था, कंडक्शन में नो मूवमेंट। ठीक है, रेडिएशन में होता है, रेडिएशन में किरणें फैलती हैं, जैसे लाइट, सूर्य का प्रकाश क्या है, रेडिएशन के थ्रू आता है। तो इसमें क्या, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल ट्रेवल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। हाँ, अगर पसंद नहीं आई हो तो इन्हें डिसलाइक मार दें, तो पसंद ना आए तो कुछ ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।